हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 14 जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत और यह है 10वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 14। ठीक है, तो अब हमने जब पढ़ लिया है कि इसका नाम क्या है, उससे हमको क्या समझ में आता है कि हम ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बात करने वाले हैं और हमारी दिनचर्या में कहाँ से स्रोत, कौन से स्रोत उपलब्ध होते हैं, हम इनके बारे में भी बात करेंगे। कौन से अलग अलग तरह के ऊर्जा होते हैं, उनको किस किस तरह भाग करा जा सकता है उनका, उस सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पहले हम एक वीडियो देखेंगे जो मेरे हिसाब से इस अध्याय के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी देखें, उसके बारे में हम इस बारे में थोड़ी बात करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही सारे स्रोतों के बारे में बात करी गई है ऊर्जा के। जैसे कि हमारा पवन का जो स्रोत है, पवन ऊर्जा का, उसके बारे में बात करी है, सौर ऊर्जा के बारे में बात करी है और भी कई सारी ऊर्जा के स्रोतों के बारे में बात करी है जो कि पॉल्यूशन या फिर प्रदूषण को कम करता है। तो इन्होंने क्या बोला है, जो अभी हमारे स्रोत हैं जैसे कि कोयला हो गया, जो कि हमारा जो विद्युत है उसका सबसे बड़ा स्रोत है, वो सब बहुत ही ज्यादा प्रदूषण करते हैं। लेकिन हमारे पास में और भी ऐसे स्रोत हैं जैसे कि पवन की जो ऊर्जा है, वो सूरज से जो हम जो ऊर्जा निकाल सकते हैं, वो सब जो है वो प्रदूषण के बिना हमारे स्रोत होते हैं ऊर्जा के। तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रदूषण को कम करने के लिए हम ऐसे स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे जाकर कोयले की जगह पे हमको ऐसे ही स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम और पढ़ने वाले हैं, आपको बस एक बार समझ में आ जाए कि आखिर किस बारे में हम बात करने वाले थे, इसलिए मैंने एक बार ये वीडियो चला दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे हम देखेंगे ऊर्जा रूपांतरण के उदाहरण। अब ऊर्जा रूपांतरण क्या है? ऊर्जा रूपांतरण है एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में बदलना या फिर परिवर्तित होना। जैसे कि परिवर्तित कैसे होगा, हम अगर देखें, यहाँ पे उदाहरण है, हम अगर प्लेट को ऊंचाई से गिराए तब प्लेट जमीन से टकराती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा या फिर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादातर ध्वनि ऊर्जा या फिर साउंड एनर्जी में बदल जाती है। तो हमारा जो प्लेट गिरा, प्लेट की जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा थी, वो किस तरह से हमको दिखाई देती है, वो ध्वनि ऊर्जा में बदलकर हमको सुनाई देती है और वो प्लेट टूटने की हमको एक आवाज आती है। तो उसी तरह स्थितिज ऊर्जा जो है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है जब प्लेट जमीन से टकराती है। दूसरा क्या है, मोमबत्ती जलाएं। मोमबत्ती जलाने पर मोम में जो रासायनिक ऊर्जा होती है, जलने पर ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जो मोम है हमारा, मोम में रासायनिक ऊर्जा होती है, केमिकल एनर्जी होती है, उस वजह से हमारा मोमबत्ती जो है वो जलने लगता है और जलने पर उसमें से रासायनिक जो ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो जैसे आप देखेंगे, वो जैसे ही हम जलाते हैं तो हमको ये तो नहीं दिखता कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, हमको ये जरूर दिखता है कि अच्छा एक लौ आ गई है ना, और उसको अगर हम छुएंगे तो गर्म होगा और वो हमको प्रकाश भी दे रही है। तो यहाँ पे गर्मी और प्रकाश हमको दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो रासायनिक ऊर्जा है वो ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो गई है। इतना समझ में आया कि परिवर्तन किस तरह से होता है, हमने उसके उदाहरण भी देख लिए। ऊर्जा रूपांतरण उसको बोलते हैं। ऊर्जा रूपांतरण क्या है, एक ऊर्जा का
दूसरे तरह के ऊर्जा में परिवर्तित होना। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा रूपांतरण क्या है ये समझ में आ गया। आगे क्या है फिर देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के बाद में ऊर्जा संकट क्या है। अभी हम अक्सर यहाँ पे हमारे जो पेपरों में है वहां पे भी दिखता है कि हम हमारे जो देश है, हमारा जो संसार है, उन जगहों पे ऊर्जा संकट या फिर एनर्जी क्राइसिस हो रहा है। मतलब ऊर्जा के तो जो स्रोत हम अभी उपयोग कर रहे हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। वो क्या है इस बारे में हम पढ़ते हैं। जब हम अपनी बाइक में पेट्रोल चलाते हैं तो कुछ ऊर्जा का उपयोग बाइक चलाने के लिए किया जाता है, लेकिन ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में के रूप में बर्बाद हो जाती है। तो अगर हमने पेट्रोल हमारे बाइक में डाला तो वो 3 ऊर्जाओं में रूपांतरण होती है। एक तो होती है कि बाइक को चलाने के लिए, ठीक है, बाइक को चलाने के लिए। दूसरी होती है हमारी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है, और तीसरी होती है वो एक ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, ध्वनि ऊर्जा में बदल जाती है। और ये दोनों जो है ये बाइक को आगे चलाने में बिल्कुल मदद नहीं करते। तो ये जो हिस्सा है हमारे पेट्रोल का ये बिल्कुल बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर हम इतना पेट्रोल डालते हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा बाइक चलाने के लिए लिया जाता है, लेकिन ऊर्जा का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा, पेट्रोल का जो ऊर्जा है उसका एक बहुत ही ज्यादा बड़ा हिस्सा ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा में बर्बाद हो जाता है। क्यों? आपने देखा होगा जो साइलेंसर होता है हमारे बाइक का वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ने में मदद भी नहीं करता। उसी तरह बाइक चलती है तो हमारी आवाजें आती है भ्रूम भ्रूम करके, है ना, तो वो सारी जो आवाजें हैं वो भी बाइक को आगे चलाने में मदद नहीं करते। तो वो ध्वनि और ऊष्मा जो है वो आखिर हमारा ऊर्जा जो है उसका हिस्सा लेकर बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बर्बादी के वजह से हमारा जो ऊर्जा संकट है वो होता है। उसका जो जन्म है इस ऊर्जा की बर्बादी से ही हुआ है। ठीक है, आगे क्या है, हमारे आसपास की सारी ऊर्जा आसानी से प्रयोग करने योग्य रूप में नहीं है। हमारे आसपास हम देखेंगे हमारे को सूरज की जो धूप है वो आती है, कभी कभी अच्छी हवा चल रही तो हवा चल रही होती है, लेकिन वो सारी जो ऊर्जा है उन सब से हम बल्ब सीधा सीधा तो नहीं जला सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप धूप के सामने ऐसे बल्ब रख दो और बल्ब जलने लग जाए, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि चलती हुई हवा के सामने आप पंखा रख दो, पंखा नहीं आप बल्ब रख दो तो बल्ब जलने लग जाए, ऐसा तो नहीं है। तो ये जो आसपास हमारी ऊर्जाएं हैं वो आसानी से प्रयोग करने योग्य नहीं है। उसके लिए हमको कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है जिससे कि फिर हम उस ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, यदि हम ऊर्जा के सभी प्रयोग करने योग्य रूपों का उपभोग करते हैं तो हम उनका पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं और हमें ऊर्जा के लिए नए स्रोत खोजने होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, यदि हम ऊर्जा के सभी प्रयोग करने योग्य रूपों को, जो कि क्या है पेट्रोल, कोयला, ये सारे जो है हम अगर जला दे तो हमको उसी वक्त हमको क्या मिलती है, ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है, हमको ध्वनि ऊर्जा मिलती है, और इन सबको हम विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकते हैं। तो ये सारे जो ऊर्जा है वो प्रयोग करने योग्य है, वो सारे को सारे ऊर्जा जो है वो प्रयोग करने योग्य रूप में हमारे पास में उपस्थित है। लेकिन अगर हम उनका उपयोग कर ले, उसका उपयोग कर हम खत्म कर ले तो वो ऊर्जा हम पुनः उपयोग नहीं कर सकते। कोयला एक बार जल गया तो जल गया, आप वापस तो जला नहीं सकते हो। तो इन्होंने क्या बोला है, जो हमारे पास में ऊर्जाएं हैं जो प्रयोग करने योग्य रूप में होती है उसको अगर हम एक बार इस्तेमाल कर ले तो उसका पुनः उपयोग नहीं कर सकते, और इसलिए हमको ऊर्जा के नए स्रोत खोजने होंगे। तो अगर हमने इतना कोयला जला लिया तो हम उस कोयले को वापस नहीं जला सकते, फिर हमको और नया कोयला खोजना होगा, और ऐसे खोज खोज के हम क्या कर देंगे, हम धरती में जितना कोयला है उन सबको जलाकर खत्म कर देंगे। इस वजह से हमारा ऊर्जा संकट होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्रयोग करने योग्य रूप के ऊर्जा के स्रोत हैं वो सारे तो एक बार अगर उपयोग में आ गए तो वो वापस उपयोग में नहीं आ सकते, और इसलिए हमको नए स्रोत खोजने के चक्कर में जो हमारे सारे के सारे स्रोत हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। समझ आया ऊर्जा संकट क्या है? आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत क्या है देखते हैं।
हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा के स्रोत क्या है, के विभिन्न स्रोत क्या है देखते हैं। पहला तो हो गया पेट्रोल, बिल्कुल पेट्रोल जो है वो एक ऊर्जा का स्रोत है। ये हो गया हमारा मैनुअल पावर, मैनुअल एनर्जी, या फिर हमारे इंसानों से जो एनर्जी आती है उसको भी हम एक ऊर्जा का स्रोत बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानों से भी कुछ काम किया जा रहा है। जिस भी जिस भी ऊर्जा के स्रोत से कुछ भी काम कर सकते हो वो एक हमारा दैनिक जीवन में ऊर्जा का स्रोत होता है। तो हमारे हाथ पांव से भी तो काम होता है ना, तो इसको हम इंग्लिश में मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंसानों से भी, इंसान भी एक ऊर्जा का स्रोत है। क्यों? क्योंकि इंसानों के पास भी ऊर्जा होती है और वो भी अपना काम करते हैं। पेट्रोल हो गया, इंसान हो गया, आगे क्या है, ये है विद्युत। ठीक है, विद्युत से चलने वाले सारे उपकरण हैं ये सारे जो हैं वो किस स्रोत से चलते हैं, वो विद्युत ऊर्जा से चलते हैं। और खाना बनाने के लिए हमारा होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ऐसे अलग अलग तरह के बहुत ही सारे जगहों पर हमको ऊर्जा दिखती रहेगी। अभी मैं बोल भी रही हूं तो ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इंसान, मैं एक स्रोत हूं तो मेरी जो ऊर्जा है उसका भी इस्तेमाल हो रहा है, मेरी मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ, आपको पढ़ा पा रही हूँ, मैं लिख पा रही हूँ। ठीक है, दैनिक जीवन की ऊर्जा समझ में आ गए। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत निर्धारित करने वाले कारक। अभी हमारे पास में इतने सारे ऊर्जा के स्रोत हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत किस तरह से हम निर्धारित कर सकते हैं? ऐसी क्या चीजें उस स्रोत में होनी चाहिए कि हम उसको एक अच्छा स्रोत बोल पाए? तो अपना ईंधन चुनते समय हमें निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। पहला क्या है, जलने पर कितनी गर्मी निकलती है, वो ईंधन का जलने पर हमको कितनी गर्मी प्राप्त होती है। दूसरा क्या है, क्या यह बहुत अधिक धुआं पैदा करता है? यदि वो बहुत ज्यादा अधिक धुआं पैदा करता है तो वो तो प्रदूषण बहुत ज्यादा करता होगा, तो इसका मतलब वो अच्छा स्रोत तो नहीं हुआ। और तीसरा क्या है, तीसरा है क्या यह आसानी से उपलब्ध है, क्या हमको वो आसानी से मिल सकता है आसपास। और चौथा, हम किस तरह का काम करना चाहते हैं, क्या ईंधन का चुनाव इसी पर निर्भर करता है। तो हमारे चार हो गए। पहला तो जलने पर आखिर ईंधन कितना गर्मी देती है। तो दूसरा हो गया, आखिर वो अधिक धुआं पैदा करती है या नहीं करती है। तीसरा हो गया, क्या वो आसानी से उपलब्ध होती है। और चौथा हो गया, क्या इस तरह के काम के लिए ये ईंधन का चुनाव सही है कि नहीं है। और इन सारों का अगर हमारे पास में सही जवाब होगा तो हमको पता पड़ जाएगा कि स्रोत आखिर अच्छा स्रोत है या बुरा स्रोत है। ठीक है, किस तरह से पता लगाना है समझ में आ गया। अगर ज्यादा गर्मी देता है, कम धुआं पैदा करता है, बहुत आसानी से उपलब्ध होता है और काम के लिए बिल्कुल सूटेबल है, चुनाव बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्रोत जो है वो बहुत ही अच्छा स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। ऊर्जा का अच्छा स्रोत। ऊर्जा के अच्छे स्रोत में निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला तो जो प्रति इकाई आयतन या द्रव्यमान में बड़ी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता हो। मतलब अगर थोड़ा सा भी हम ईंधन लेंगे, उससे अगर हमको बहुत ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, किसके मुकाबले, दूसरे किसी और ऊर्जा के स्रोत के मुकाबले जो कि और भी ज्यादा आयतन में और भी कम ऊर्जा का प्रदान करती है, तो मतलब हमारा जो पहला वाला है वो अच्छा ऊर्जा का स्रोत है, वो ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है। क्यों? क्योंकि कम लगता है, प्रति इकाई आयतन में बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है, वो जो ऊर्जा का स्रोत है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दूसरा क्या है, आसानी से सुलभ हो, आसानी से हमारे पास में आ पाए, आसानी से उपलब्ध हो हमारे पास में। तीसरा है स्टोर करना और परिवहन करना आसान हो। सबसे महत्वपूर्ण बात, किफायती हो। तो चार चीजें क्या है, पहले तो प्रति इकाई आयतन हमारी बहुत ज्यादा मात्रा हो ऊर्जा की। दूसरा है आसानी से हमारे पास में उपलब्ध हो। तीसरा है हम स्टोर कर पाए उसको, हम अपने पास में आराम से रख पाए, ऐसा ना हो कि वो बैठे बैठे फट गया, या फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में आसानी हो। और चौथा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किफायती हो, कि कम पैसे में हमको ज्यादा ऊर्जा मिल पाए। यदि ये चार चीजें एक ऊर्जा के स्रोत में होंगी तो वो ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत होगा। कौन सी चार चीजें? प्रति इकाई आयतन में बड़ी मात्रा की ऊर्जा हो, आसानी से उपलब्ध हो पाए, स्टोर करना और परिवहन करना आसान हो, और चौथा सबसे महत्वपूर्ण, किफायती हो, सस्ता हो, हमको आसानी से मिल पाए, कोई भी मिडिल क्लास या फिर गरीब को भी वो ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो पाए, तो हम क्या बोलेंगे, वो ऊर्जा का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होगा।
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में प्रश्न आ गए, ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं? हमने अभी अभी पढ़ा ऊर्जा के उत्तम स्रोत के क्या क्या हमारे पास में कारक होने चाहिए। पहला तो होगा भाई हमारा प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन ज्यादा ऊर्जा को मुक्त करे। ठीक है, पहला तो हमको समझ में आ गया, कम मात्रा में ज्यादा ऊर्जा हमको मिल पाए। दूसरा हो गया भाई हमारे पास में कि उसको स्टोर करना और परिवहन करना आसान हो। ठीक है, तीसरा हो गया, तीसरा क्या होगा हमारा, आसानी से उपलब्ध हो पाए। ठीक है, उपलब्ध हो पाए, मेरे साथ साथ में लिख लीजिए। ठीक है, और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्रोत किफायती हो। ठीक है, स्रोत किफायती हो। यदि ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ऊर्जा का स्रोत पूरा करता है तो मतलब वो ऊर्जा का उत्तम स्रोत कहा जा सकता है। प्रश्न 1 समझ में आ गया। प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं आगे। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? तो उत्तम ईंधन के लिए हमने पढ़ा था कि पहला तो है कि उसका ऊष्मीय मान बहुत ज्यादा हो। ऊष्मीय मान मतलब वो ज्यादा गर्मी हमको दे पाए, जलने पे ईंधन के इस्तेमाल होने पर ऊष्मीय मान उसका ज्यादा हो, मतलब वो गर्मी ज्यादा हमको दे पाए। ठीक है, ऊष्मीय मान ज्यादा हो। दूसरा होगा हमारा कि परिवहन और स्टोर करने में आसानी हो। ठीक है, वही जो हमारे ऊर्जा के स्रोत के हमारे जो कारक थे वैसा ही ईंधन का भी होता है, करने में आसानी हो। तीसरा हो गया किफायती हो, बिल्कुल ताकि सब तक पहुंच पाए, किफायती हो, है ना। चौथा हो गया धुआं कम दे। ठीक है, धुआं या फिर प्रदूषण कम दे। ठीक है, और आखिरी हो गया प्रति इकाई आयतन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त करे। ठीक है, पांचों समझ में आ गए। हमने पहले पढ़े थे उसके जैसे ही, बस ईंधन में जो है वो प्रदूषण थोड़ा कम हो तो बेहतर रहेगा। तो उत्तम ईंधन कैसे होता है, ऊष्मीय मान ज्यादा हो, या फिर जो जलने पर, इसको जलने पर गर्मी भी बोल सकते हैं, जलने पर गर्मी ज्यादा हो। ठीक है, परिवहन और स्टोर करना आसान हो ताकि सब तक पहुंच पाए, किफायती हो ताकि हर जना इसको खरीद सके, धुआं और प्रदूषण कम हो ताकि हमारे वायुमंडल में कम प्रदूषण हो पाए, हमको ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो वायुमंडल में। ठीक है, और पांचवा क्या है, प्रति इकाई आयतन में ज्यादा ऊर्जा मुक्त करेगी। प्रति इकाई आयतन में वो कम ऊर्जा ना दे, अगर कम ऊर्जा देता है तो फिर बहुत सारा हमको ईंधन लगेगा, तो इसका मतलब क्या है, कम ईंधन में ही हमारी ज्यादा ऊर्जा मिल पाए हमको। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्न 2 भी समझ में आ गया। प्रश्न 3 पे चलते हैं। यदि आप अपने भोजन को गर्म करने के लिए ऊर्जा के किसी स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे और क्यों? तो हम अगर खाने को गर्म करने के लिए किसी ऊर्जा का स्रोत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो होना चाहिए एलपीजी। ठीक है, एलपीजी वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये जो हमारा ऊर्जा का स्रोत है वो इस्तेमाल होना चाहिए भोजन को गर्म करने के लिए। पर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है क्यों भी बताना है। तो क्यों, इसलिए क्योंकि पहला तो ये जलने पर धुआं नहीं छोड़ता। ठीक है, धुआं नहीं छोड़ता,
छोड़ता और प्रदूषण नहीं फैलाता। ठीक है, नहीं फैलाता। एक तो हमको समझ में आ गया ऐसा क्यों करना है, क्योंकि ये ऊर्जा, ये धुआं नहीं छोड़ता। दूसरा क्या है, इसका परिवहन और स्टोर करना इजी है। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो स्टोर करना और परिवहन करना आसान है, इसको बस सिलेंडरों में ले जाना है, तो परिवहन करना आसान है। और सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका ज्वलनांक जो है, ज्वलनांक बहुत ही ज्यादा उच्च होता है। ज्वलनांक बहुत उच्च होता है, मतलब ये आसानी से जलता नहीं है, ये आसानी से आग नहीं पकड़ता है। तो हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है, जो हमारा कमरे का ताप होता है, उस पर तो एलपीजी कुछ भी हो जलकर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि हम उसको जलाए तो अलग बात है, लेकिन अगर हमारे कमरे के ताप में वो रखा हुआ है तो वो जलकर आग नहीं पकड़ेगा। तो ज्वलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए कमरे के ताप पर वह नहीं जलता। ठीक है, यदि खाना बनाना है तो हम उसमें आग लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि हम कहीं पे उसको रख दे तो वो कमरे के ताप में अपने आप नहीं जलता। क्यों? क्योंकि उसका ज्वलनांक बहुत उच्च होता है। ज्वलनांक क्या है? वो तापमान जिस पर एलपीजी आग पकड़ ले, ठीक है, वो जलने लग जाए, वो तापमान। और वो तापमान इतना अधिक होता है कि वो हमारे कमरे के ताप पर नहीं जलता, इसलिए हमारे को जान का खतरा भी नहीं है। तो समझ में आया हम एलपीजी का उपयोग क्यों करेंगे और एलपीजी क्या है। मैं उम्मीद कर, ये सेशन में क्या है ना, आपको एक छोटा सा ब्रीफ देना था, आपको बस थोड़ा सा समझाना था कि हम किस बारे में आगे बात करने वाले हैं। हम स्रोत के बारे में बात करने हैं, ऊर्जा के स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं, और कौन सा सबसे उत्तम स्रोत है, हमको कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा किस भाग में आता है, इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस सेशन के लिए इतना ही था, आगे के सेशंस में हम पूरा अध्याय खत्म कर देंगे एक एक करके। तब तक के लिए अभी तक जो पढ़ाया है वो रिवाइज करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।